आज के इस एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का ये एपिसोड जो आधारित है वो सॉल्यूशन चैप्टर केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है, सेकेंड ईयर का दूसरा चैप्टर है। इसमें हम लोग आज समझेंगे, कुछ इस पे स्टडी करेंगे, कुछ अनुत्तरित सवालों को विषय में भी जानेंगे, पहचानेंगे, उनके क्वेश्चन असाइनमेंट्स को कैसे सॉल्व करें ये भी विचार होगा इस पर। तो चलिए, आपको पुनः एक बार इस एपिसोड में स्वागत करता हूं। और ये चैप्टर सॉल्यूशन विलियन चैप्टर 2, और इसको एक ब्रीफ वर्ड व्यू में अगर हम देखना चाहें तो ये सॉल्यूशन हमारा दो भागों में विभाजित है। एक तरह से अगर कहा जाए तो देखिए, ये दो भागों में विभाजित हो रहा है सॉल्यूशन। और कौन कौन सा है इसमें से हिस्सा? एक तो सांद्रता वाला हिस्सा है, कंसंट्रेशन वाला है, इसमें ये भाग ए आप कह सकते हो। और दूसरा पार्ट इसका है जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज से संबंधित है, उस पे स्टडी होगा। यानी कुल मिलाकर के विलियन के दो पार्ट हैं। पार्ट 1 में कंसंट्रेशन है, पार्ट बी में आपका क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी यानी अणुसंख्य गुण है, गुणधर्म है, किसका? सॉल्यूशन से संबंधित है। और तो आते हैं हम पहले पार्ट पर यानी कंसंट्रेशन पर। और कंसंट्रेशन जो व्यक्त करने का सॉल्यूशन का दो मेथड्स हैं, एक ओल्ड मेथड, दूसरा है मॉडर्न मेथड। तो ओल्ड मेथड और मॉडर्न मेथड देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। ओल्ड पुरानी विधि है, क्लासिकल है, आपके यहाँ होगी, सारे बुक्स में मिल जाएगी। ये मॉडर्न प्रोसेस है, मेथड है, जो कंसंट्रेशन को मेजर करने का है। ये फर्स्ट ईयर के वॉल्यूम 1 में भी आप लोगों ने स्टडी किया होगा। दूसरा भाग है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का, सॉल्यूशन का। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन यानी विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म से संबंधित है। तो ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कुल कितने हैं सॉल्यूशन के, जिस पर हम लोग डिटेल बात करेंगे अभी आगे चलकर। तो ये है परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर है। दूसरा है वाष्प दाब पे अवनमन, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। तीसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, देखिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है यानी क्वथनांक में उन्नयन है। और चौथा जो है हिमांक में अवनमन है। इस तरह से क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन चार ही हैं: ऑस्मोटिक प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इस पे जब हम लोगों की बात होगी इसमें डिटेल से आगे चल करके, इसके साथ एडिशनल टॉपिक्स हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। देखिए क्या है, वांट ऑफ फैक्टर क्या है, उससे संबंधित है वो होगा। डेविएशन फ्रॉम आइडियल सोल्यूशन की बात होगी। राउल्ट्स लॉ पे बात होगी, राउल्ट्स के नियम से संबंधित होगा, इस पे बात होगी। ये देखिए राउल्ट्स, राउल्ट्स ये यहाँ रहेगा, राउल्ट्स लॉ से संबंधित होगा। और ये अगला जिसपे होगा हेनरी लॉ वर्सेस राउल्ट्स लॉ से संबंधित होगा। ये आपका मिरर ऑफ दी सॉल्यूशन चैप्टर का है, जितने डिस्कशन होने हैं। अब आइए देखिए, यहाँ सॉल्यूशंस आ रहा है। सॉल्यूशंस के भाग कितने होंगे आप जान रहे हैं। सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट हैं, एक सॉल्यूट है और दूसरा सॉल्वेंट यानी विलायक है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है सॉल्यूट और सॉल्वेंट है। ये तो सॉल्यूट है और दूसरा पर जो पोर्शन है वो सॉल्वेंट है, यानी एक विलेय है, एक विलायक है। विलेय वो होगा जो कम मात्रा में होता है और सॉल्वेंट वो है जो अपेक्षाकृत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इन दोनों को आपस में मिला देते हैं तो सोल्यूशन यानी विलयन तैयार हो जाता है। सोल्यूशन को हम देखें, सोल्यूशन दो प्रकार का होगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, one is called homogeneous solution and another is called heterogeneous solution, means समांगी विलयन और विषमांगी विलयन। ये दो विलयन के हिस्से हैं जिसपे हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे, इस पे स्टडी करेंगे। समांगी विलयन, होमोजीनियस सॉल्यूशन यहाँ आ रहा है। समांगी विलयन क्या है, होमोजीनियस सॉल्यूशन, देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं हम, होमोजीनियस ये सॉल्यूशन है।
इसे हम कहेंगे होमोजेनियस सोल्यूशन। होमोजेनियस सोल्यूशन वो होगा जो पारदर्शी होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। अगर इसकी भाषा हम अंग्रेजी के करें, देन इट इज ट्रांसपेरेंट, एक पार से दूसरे पार दिखाई देगा, दैट इज पारदर्शी होना चाहिए। इसका फेज फेज प्रावस्था जो होगी वो एक होगी। फेज को हम प्रावस्था कहते हैं हिंदी में। कंसंट्रेशन, डेंसिटी, कंपोजिशन, ईटीसी आज जो है एक यूनिफॉर्म होगा थ्रू आउट द सोल्यूशन। यानी विलयन के किसी पोर्शन से यदि आप उसका कंसंट्रेशन निकालें तो एक ही आएगा, उसका डेंसिटी निकालेंगे तो भी एक ही होगा, उसका कंपोजिशन निकालें चाहे बॉटम से चाहे टॉप से किसी वेसल से, तो दैट विल बी द सेम। ये आपका इसकी हो गई कंसंट्रेशन, डेंसिटी एंड कंपोजिशन आर सेम थ्रू आउट द सॉल्यूशन। ये स्थिति आपकी आ गई। दूसरी देखिए, विलेय के कणों का आकार यानी साइज ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स दैट विल बी लेस देन द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। यानी विलेय के कणों का आकार विलायक के कणों से बहुत छोटा होता है, यानी सॉल्यूट के जो पार्टिकल डायमेंशन है वो सॉल्वेंट से बहुत छोटा होता है। देखिए उस साइड में हमने यहाँ बना रखा है, एंड दैट इज लेस देन 10 एंगस्ट्रॉम से सॉल्यूट की साइज छोटी होगी। यहाँ देखिए सॉल्यूट यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ये सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट अंग्रेजी भी लिख दिया जाए, ये सॉल्यूट डायमेंशन है इतनी होगी। राउल्ट्स के नियमों का अनुपालन होगा, दैट इज फॉलो द राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ फॉलो करेगा, राउल्ट्स लॉ। ये देखिए ये स्पेलिंग है RAOULTS, राउल्ट्स लॉ कंप्लीटली फॉलो करेगा, एंड दैट इज आल्सो फॉलो द आइडियल गैस इक्वेशन। जो आइडियल गैस की जितने कंडीशंस हैं दैट इज completely applied in case of the transparent solution, that is homogeneous solution, जिसके विषय में हम लोगों को पढ़ना है। हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन हम इस चैप्टर में स्टडी नहीं करेंगे, आगे की स्पेशल उसके लिए अलग टॉपिक से अलॉटेड है, उसमें डिस्कशन किया जाएगा डिटेल। नेचर ऑफ द सॉल्यूट के विषय में आइए, यानी सॉल्यूट की जो नेचर है, प्रकृति है, क्या हो सकती है, जिसपे हम बात करेंगे। एक नॉन वोलाटाइल होगा, देखिए ये नॉन वोलाटाइल है, और दूसरा है वोलाटाइल, यानी एक वाष्पशील है, दूसरा अवाष्पशील है। अवाष्पशील नॉन वोलाटाइल ऊपर जिसके विषय में इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे, वोलाटाइल आपके कोर्स में इन्वॉल्व नहीं है, ये भी हम आपको बताएंगे, ये एडवांस वाला मामला है, ये भी आपको हम डिस्कस करके बताएंगे। फिलहाल सॉल्यूट दो प्रकार के, नॉन वोलाटाइल, दूसरा वोलाटाइल, अवाष्पशील और वाष्पशील। अवाष्पशील ये नॉन वोलाटाइल विलेय क्या होगा, ये देखिए वाष्पीकृत नहीं होगा, ये वेपर्स में चेंज नहीं होगा, दैट इज नॉट वेपोराइज्ड, ये वेपोराइज्ड नहीं होगा। यहाँ अगर हम बात कर दें, नॉट वेपोराइज्ड, वेपोराइज, वेपोराइज माने वही वाष्पशील नहीं होगा, यानी इसको अगर ओपन में खोल के रख देंगे तो इसमें से यह उड़ेगा नहीं, वेपर्स बन के उड़ेगा नहीं, ये नॉन वोलाटाइल है, अवाष्पशील है। इसका द्रव्यमान यानी इसका मास, इसका डेंसिटी है, ये चेंज नहीं होगा टाइम के साथ, दैट इज कांस्टेंट। जो मास है, डेंसिटी है, दैट इज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, टाइम के सापेक्ष में यह बदलेगा नहीं। अगर 10 ग्राम आपने लेकर के ओपन में रख दिया कहीं पर, तो वो 10 ही ग्राम रहेगा, आज ही और कल भी और परसों भी, जैसे भी टाइम बिंग्स हो रहा है, उसमें कोई मास, डेंसिटी, कंपोजिशन में कोई कमी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल NaCl, यूरिया, सुक्रोज, ग्लूकोज, ये सब हो गए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि इसका वाष्प दाब, इसका नॉन वोलाटाइल का, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा। ये देखिए यहाँ बना दिया है, मैंने दे रखा है, चौथा पॉइंट याद रखे रहिए। अगला आ रहा है वाष्पशील, यानी वोलाटाइल सॉल्यूट क्या होना होगा,
तो वो होगा जिसको आप ओपन में रख दीजिए तो वाष्प बन के उड़ना चालू हो जाएगा। देखिए वाष्पशील यहाँ लिखा है, वोलाटाइल है, और मैंने रखा तो पर ये वेपर्स बन करके सभी निकल गए। ये इसमें रखा हुआ था इस वेसल में, इस प्लेट में, और ये सब बाहर देखिए निकल रहा है, दिखाई दे रहा है कि ये उड़ रहा है, इसे पेपराइज हो रहा है। हैं? यह वायुमंडल में वाष्प बनकर उड़ जाता है, यानी ये एटमॉस्फेयर में वेपर्स बन करके वो वैनिश आउट, उड़ जाता, निकल जाता, ये समझ लीजिए। इसका कॉम्पोजिशन, कंसंट्रेशन, डेंसिटी इट आर द चेंजेज विथ टाइम, समय के साथ परिवर्तित होता रहेगा। वाष्पशील वोलाटाइल सॉल्यूट पदार्थ का वाष्प दाब, देखिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो वेपर प्रेशर है, वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ये देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है, वेपर प्रेशर इसका वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, इसलिए इसका वेपर इन्वायरमेंट में निकल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स कहाँ से आ गया, यहाँ से देखते रहें। एग्जांपल्स कौन से हो गया, अमोनियम क्लोराइड है, आयोडीन है, कपूर है, पेट्रोल है। देखिए यहाँ से पेट्रोल हो गया, एल्कोहल हो गया, एल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, ये देखिए एसीटोन हो गया। ये सब चीजें ऑर्गेनिक वाले हो गए जो वोलाटाइल सॉल्यूट में आएंगे। अब आ जाइए, सॉल्यूट के तो हमने डिसीजन ले लिया। यहाँ ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, सांद्रता व्यक्त करने वाले कितने टर्म्स हैं उस पे है। ओल्ड फैशन, ओल्ड मेथड्स में हम पहुंच रहे हैं। ओल्ड मेथड्स में देखिए क्या आ रहा है। पहला, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, प्रतिशत के पदों में हमको निकालना है। परसेंटेज बाई वेट या बाई वॉल्यूम, W/V। आप ये फार्मूला वेल नोन है, ये सभी फर्स्ट ईयर में दिया हुआ है और उसी का ही रिपीटिशन है, इसलिए ओल्ड मेथड है। W जो विलेय का भार है, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट है, और V वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है। आदर्श विलयन के लिए लागू हो रहा है, आइडियल सोल्यूशन के लिए लागू है। इसलिए आइडियल सोल्यूशन का सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम है वो सोल्यूशन के वॉल्यूम के बराबर होता है, इसलिए विलयन का आयतन यानी सोल्यूशन का वॉल्यूम लिया गया है। 5% भारानुसार अगर कहीं लिख रहा है, कोई चीज आ रही है, तो उसका मतलब 5 ग्राम सॉल्यूट 100 ml विलायक यानी सॉल्वेंट में डिजॉल्व है, घुलनशील है। ये कहाँ उपयोग होगा, बायोलॉजिकल और मेडिकल में उपयोग किया जाएगा। बायोलॉजी में और मेडिकल में इसका उपयोग होगा। परसेंटेज बाय वेट, इस फार्मूला है W/कैपिटल W यहाँ सॉल्वेंट का मास है, द्रव्यमान है, और इंटू 100 है, ये जान ही रहे हैं। ये जो W की जो वैल्यू निकाला जाए हम लोग, यानी जो W डैश एक तरह से कर लीजिए, यहाँ से विलयन का द्रव्यमान, वेट ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर अगर यहाँ डाल दें कैपिटल W, तो ये सॉल्यूशन में क्या क्या है, सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, इन दोनों को जोड़ देंगे तभी सॉल्यूशन का वेट निकलेगा। तो ये यहाँ पर हमने राउंड फेस में दे रखा है, रेक्टेंगुलर फेस में, कि सॉल्यूशन का जो मास है, द्रव्यमान है, भार है, वो सॉल्वेंट और प्लस सॉल्यूट के एडिशन के बराबर होता है। उपयोग कहाँ हो रहा है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, औद्योगिक उद्योगों में इस फार्मूले का उपयोग होगा। परसेंटेज बाई वॉल्यूम का होगा, दोनों ऊपर भी नीचे भी, यानी सॉल्यूट का वॉल्यूम भी है और सॉल्वेंट या सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैपिटल भी है। और फिर यहाँ देखिए कैपिटल भी विलयन का आयतन तो है, वॉल्यूम ऑफ दी सॉल्यूशन या सॉल्वेंट दोनों एक ही है। क्यों, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन के विषय में हम बात कर रहे हैं। विलायक का आयतन प्लस विलेय का आयतन, ये दोनों मिलकर के निकल करके आ रहा है वो सॉल्यूशन जो विलयन का है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो आ रहा है वो यही है, यहाँ से देख लीजिए निकाल दे रहे हैं सॉल्यूशन। अगर हम यहाँ से निकाल दें तो देन दैट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, यह
इसके केस में है सॉल्वेंट का वॉल्यूम है प्लस सॉलिड का वॉल्यूम है, ये भी मैंने आपको दे रखा है यहाँ पर। आइए पीपीएम क्या होता है, ये भी कंसंट्रेशन प्रेजेंट करने का एक फॉर्मूला है। ये तब उपयोग होता है जब कोई सॉल्यूट बहुत कम मात्रा में है और वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, यानी जो सॉल्यूट है वो इन कंपैरिजन टू द सॉल्वेंट आर वेरी एंड वेरी लिटिल। तो ऐसे में उसके वैल्यू को कंसिडरेबल अमाउंट में रिप्रेजेंट करने के लिए इसमें 10⁶ से मल्टीप्लाई किया जाता है। इसलिए इसको पार्ट पर मिलियन, मिलियन मीन्स 10 लाख, यानी 10⁶ ग्राम में अगर सॉल्यूट का कितना अमाउंट ग्राम में डिजॉल्व है या डिस्पर्स है, वही उसकी कंसंट्रेशन को हम पीपीएम में रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए कंसंट्रेशन इन पीपीएम पार्ट पर मिलियन, इतने विधियों से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोनों यूनिट ऊपर और नीचे एक ही होना, डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू, वी अपॉन कैपिटल वी या एन अपॉन कैपिटल एन, ये मोलों की संख्या है। वी आयतन के टर्म में है, डब्ल्यू जो है वेट के टर्म पे है। 10⁶ का मल्टीप्लाई किया गया है इसलिए कि ये जो यूनिट जो रिजल्ट हमारा आया वो कंसिडरेबल आए, इसलिए 10⁶ का इसमें मल्टीप्लाई किया गया है और इसका नाम दे दिया गया पार्ट पर मिलियन। इसी तरह से पार्ट पर ट्रिलियन पीपीटी होगा, पार्ट पर पीपीजी होगा। इस तरह से ये आगे बढ़ता है और इसका उपयोग हम निकालते हैं कंसंट्रेशन, जो हार्डनेस ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट करते हैं वो पीपीएम में, या इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को भी हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये बहुत छोटी इकाई है। 10 ग्राम पीपीएम, देखिए शुगर का अर्थ होगा कि 10⁶ ग्राम में 10 ग्राम, 10 ग्राम चीनी ही घुली है। 10 लाख ग्राम अगर हम वाटर ले लेंगे तो 10 ग्राम ओवन उसमें चीनी डिजॉल्व होगी, शुगर डिजॉल्व होगी। स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन, किसी की शक्ति निकालना होगा तो ये यस से लिखते हैं, एन इंटू कैपिटल ई होगा। इसके विषय में भी बाद में बात करेंगे। एन जो होगा वो नॉर्मेलिटी है और ई जो है इक्विवेलेंट वेट है। और इसको और किस रूप में लिखा जा सकता है, डब्ल्यू अपॉन वी इन लीटर। डब्ल्यू सॉल्यूट का वेट है और वी जो है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है। अगर इसको हम उपयोग कर दें ml में, देन इट इज इक्वल टू द 1000 एंड देन डब्ल्यू डिवाइडेड बाई, देखते रहिएगा, भी इन ml हो जाएगा। ये देख लीजिए ml में उसका उपयोग कर सकते हैं और बाकी चीजें तो हमने बता दिया। यानी स्ट्रेंथ जो है W/V इन लीटर है, ये ध्यान में रख के रहिए, लीटर में है, इक्वल टू यानी इंटू ई। यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर नहीं, ग्राम पर लीटर होगा यूनिट इसकी स्ट्रेंथ की जो आएगी, दैट इज यूनिट इज ग्राम पर लीटर, ये यूनिट आएगी। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, न्यू मेथड यानी लेटेस्ट मेथड जिसपे अपन उपयोग करने चल रहे हैं, वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पहला हमको निकालना होगा। वो कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट या ग्राम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से डिवाइड कर दीजिए तो वो मोल निकल जाते हैं। एग्जांपल्स के तौर पर यदि हम ले लें 90 ग्राम वाटर है, H2O है, तो कितने मोल बनेंगे, तो H2O का मॉलिक्यूलर वेट 18 है, डिवाइड कर दीजिए, वेट दिया हुआ 90 ग्राम, देन इट विल कम्स आउट 5 मोल्स। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, W/E, यानी जो भार है वेट ऑफ सॉल्यूट है उसके इक्विवेलेंट वेट से हम डिवाइड कर दें तो ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। और देखिए यहाँ लिखा हुआ वेट ऑफ सॉल्यूट, और यम जो है मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास या GMM ग्राम मोलर मास भी कहते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, ये तुल्यांकी भार जो कहा जाता है हिंदी में, वो है। ये हम जिस मेथड प्रोसेस का उपयोग कर रहे हैं वो मोल कंसेप्ट है, इसलिए मोल निकालना हमारे लिए जरूरी है। और ऐसे परिस्थितियों में लाया जाए तो देखिए मोलरिटी आ जाती है, व्हाट इज द मोलरिटी,
तो ये जो भी डिफिनीशन बनाएंगे ताप को आप स्थिर रखिए। तो 1 लीटर विलयन या सॉल्वेंट में नंबर ऑफ मोल्स कितने सॉल्यूट के डिजॉल्व होंगे, उसी को हम मोलैरिटी कहते हैं। यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर यूनिट लीटर ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। हिंदी तो हमने लिख दिया, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट मोल पर लीटर होगी। और देखिए फार्मूला अगर हम ऐसे लेकर के आते हैं, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स किसका, सॉल्यूट का, एन जो है सॉल्यूट के मोलों की संख्या है यानी W/M है, और V इन लीटर में है। देखिए अगर V को 1 लीटर कर दिया जाए तो M इज इक्वल टू N यानी मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के बराबर हो जाएगा। यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। और यही डिफिनीशन का जो बेस बनता है वही है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अगर इन ml में वॉल्यूम को ले लें तो दैट इज दिस, ये स्थिति आपके सामने क्लियर होकर के आती है। यूनिट मोलरिटी जो है, देखिए V नीचे आ रहा है और चार्ल्स लॉ कहता है, अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ ये लिखा हुआ है यहाँ से, यदि मास और प्रेशर कांस्टेंट कर दिए जाएं तो वॉल्यूम टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी घटेगी। ये देख लीजिए, यानी मोलरिटी द टेम्परेचर डिपेंडेंट फिनोमिना है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ा देने पर मोलरिटी घट जाएगी। ये देखिए क्वेश्चन आया है यूपी बोर्ड इस साल का 2022 में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 1 का बी का था, मोलरिटी गिवन था, वॉल्यूम दे रखा था 450 ml, वेट दे रखा था 9 ग्राम, NaOH था। तो NaOH का मॉलिक्यूलर वेट या ग्राम मोलर मास जो है 40 हो गया और मोलरिटी को ज्ञात करना था। सीधा फार्मूला आप रखिए और देख लीजिए 0.5 मोलर आ गया, और यानी मोल पर लीटर। मोलरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये निकल के आ गया 2 नंबर का क्वेश्चन है। आइए देखिए नॉर्मेलिटी, नॉर्मलता क्या कहलाती है, एकदम उसी तरह से एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। यहाँ इसको तो जरूर लिख लीजिए जब भी डिफिनीशन बनाइए। तो एट, यहाँ हम डालेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये स्थिर ताप पर है टेम्परेचर। इकाई लीटर बिलियन में घुले विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, मतलब अंग्रेजी में आया तो बहुत आसान है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। इसे n से रिप्रेजेंट करते हैं और यूनिट तो समझ ही सकते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर लीटर होगी और ये भी इन ml में होगा। तो ये फार्मूला आप पहले से वेल नोन है। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि भी टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, इसलिए नॉर्मेलिटी टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो घट जाएगी। इक्विवेलेंट वेट किसी चीज का निकालना हो, किसी यहाँ कंपाउंड मॉलिक्यूल आयंस, तो ये फार्मूला मैंने लिख रखा है, मोलर मास देन डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब एन फैक्टर क्या है, मोलर मास मीन्स अनुभार मॉलिक्यूलर वेट, एन फैक्टर क्या होगा इसमें, देखिए एन फैक्टर है यानी एन गुणा नंबर ऑफ H प्लस आयन, उस मॉलिक्यूल में कितना है, या OH आयन कितना है, या कैटायन कितने हैं, धनायनों की संख्या कितनी है, ये नहीं पता कर पा रहे हैं तो ऋणायन उस पर नेगेटिव चार्ज कितने लगे हुए हैं, या उसकी वैलेंसी कितनी है। अगर ये मालूम हो जाए तो उस जो कंपोनेंट है यानी वो मॉलिक्यूल है उसका मॉलिक्यूलर वेट में उससे डिवाइड कर देंगे तो इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल H2SO4 का एन फैक्टर 2 है, क्योंकि 2 H प्लस आयन प्रोड्यूस कर रहा है, ये देखते रहिए 2 H प्लस आयन दे रहा है, इसलिए एन फैक्टर 2 हो गया। और इक्विवेलेंट वेट अगर हम कहें इसका क्या होगा H2SO4 का, तो देन मॉलिक्यूलर वेट इसका 98 होता है, सब जोड़ दीजिए
और 2 से डिवाइड कर दिए, दैट इज कम्स आउट 49। कैसे निकाल दिया? ए इक्विवेलेंट वेट निकल गया। मोलैलिटी हम एम डैश जानबूझ करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि ग्राम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और इसमें अलग अलग हो जाए। तो मोलैलिटी में आइए, ये क्या कहता है कि यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट करिए या न करिए कोई मतलब नहीं है। 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम सॉल्वेंट में कितना मोस सॉल्यूट डिजॉल्व है, वही उसकी मोलैलिटी कहलाती है। यानी नंबर ऑफ मोस डिजॉल्व पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी। यूनिट क्या होगा? मोल पर केजी यूनिट हो जाएगा। एम डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। यह ताप पर निर्भर नहीं करता है, देख लीजिएगा यहाँ पर हम लिख दिया, मोलैलिटी जो है टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। ये नहीं करती, यहाँ पर हम मैंने राउंड पेस लगाया है, नहीं करती है। कौन? मोलैलिटी नहीं करती टेम्परेचर पर। अब आइए देखिए मोल फ्रैक्शंस, मोल प्रभाज या मोल अंश क्या होगा, ये उपयोग कब करेंगे? मोल फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन मीन्स बहुत सारे लोग हैं, उसमें एक का हिस्सा कितना आएगा उससे संबंधित है। ये सॉलिड में लग सकता है, लिक्विड में और गैस, ये तीनों फेजेज में आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें से हम आते हैं। किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की जो संख्या होगी, नंबर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन सोल्यूशन में किसी एक का उसमें कितना पार्ट होगा सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का, उसी को ही हम टोटल के में हिस्से में कितना हिस्सेदारी होगी, वो मोल फ्रैक्शन कहलाता है। किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित मोलों की कुल संख्या के अनुपात को विलेय या विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। ये ताप पर निर्भर नहीं करता। ये इंटरेस्टिंग फिगर आ गया, दैट इज नॉट डिपेंड्स ऑन दी टेम्परेचर। मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, यानी ताप पर निर्भर नहीं करता है। देखिए मैंने एक फिगर्स बनाया है, उसमें बहुत सारे लाल, पीला, नीला इत्यादि। इसमें ए को मैंने लिया N1 मोल है, बी जो रेड कलर का है N2 मोल है, सी जो ब्लैक कलर का है। वो तीन इसमें हमने मॉलिक्यूल्स या गैस या सॉलिड या जो कुछ भी आप समझ सकते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस में मिलाया हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे इसके? ये देखिए टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे, तो ये सिग्मा एन हम रिप्रेजेंट करेंगे। होगा क्या? यही इतने भी हो सकता है और इससे आगे आगे भी हो सकता है, जोड़ लीजिए। अब हमको निकालना ए का जो मोल फ्रैक्शन है वो कितना आएगा। जो मोल फ्रैक्शन यहाँ देख लीजिएगा, मोल फ्रैक्शन या मोल अंश इसका ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। और वो सिस्टम कुछ भी हो, सिस्टम में वो कितने कुल मोल हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ए के कितने हैं, N1 है। कुल कितने मोल्स हैं, अभी आपने ऊपर देखा N1 प्लस N2 प्लस N3 और कुछ होता जाता है, यानी और छोटा लेके आए, तो दैट इज ये यक्स ए। मोल फ्रैक्शंस को हम यक्स से लिखते हैं, ए का है तो उसको प्रीफिक्स में इसमें नीचे लगा रखा कि ए का है। उसी तरह से आप बी का भी निकाल सकते हैं, N2 होगा बी के लिए, और ये आपका उसका मोल फ्रैक्शन निकल गया। सी का भी इसी प्रकार का हो जाएगा, ये दैट इज दिस यहाँ आ गया। और इन तीनों को ऐड कर दिया जाए, देन इट्स समेशन इज इक्वल टू 1। ये देखिए मोल फ्रैक्शन सबका योग का मान 1 होता है। अगर 1 से अधिक आपका आंसर आ रहा है, देन योर कैलकुलेशन इज रॉन्ग। ये ध्यान में रखते रहिए, आपका गुणा भाग मल्टीप्लाई करना गलत है। 1 से अधिक हो ही नहीं सकता, 1 से कम ही होगा। ये देखिए जितने सिंबल उपयोग किए गए हैं उनके सभी यहाँ दिए गए। एन, व्हाट इज द एन? छोटा स्मॉल एन, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा, विलेय के मोलों की संख्या। कैपिटल एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट होगा, ठीक। और ये
अगर दो ही कंपोनेंट डिजॉल्व है इसमें, विलेय और विलायक यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट ही हो, तो हम सॉल्यूट को हम जनरली X2 से लिखते हैं। ये सॉल्यूट हो गया, इसका मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का आ गया, ये दैट इज दिस। तो ये स्थिति क्लियर हो गई, ठीक है। अभी फिर ये सॉल्वेंट का आ गया, दैट इज दिस। यहाँ पर हम ले रहे हैं सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन MF। तो सॉल्वेंट का मोल को नंबर ऑफ मोल्स ऊपर, और इधर देखिए सॉल्यूट निकालेंगे, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स से ऊपर और टोटल नंबर ऑफ मोल्स इसमें आ गए, तो दैट इज दिस। डिवाइड कर लीजिए और ये स्थिति आपके निकल करके यहाँ आ गई। ये कभी भी एक से अधिक नहीं होगी, चाहे सॉल्यूट का हो चाहे सॉल्वेंट का हो, मोल फ्रैक्शन लेस देन 1 ही होगा। और दोनों का योग देख लीजिए, x1 प्लस x2 ऑलवेज लेस देन इक्वल टू, इतने ही होंगे। और ये मैंने ये यहाँ पर बना करके दिया है, इथेनॉल और H2O का कैसे है, तो 12 अनुसार 54% जल में है, तो इसका पूछा गया कि निकालिए बताइए क्वेश्चन, तो मैं यहाँ लगा करके आपको बताया हूँ। और सॉल्यूशन जो कंपोजिशन 100 ग्राम हो गया, तो वाटर की अमाउंट हो गया 54 ग्राम, तो 18 ग्राम इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है। इथेनॉल कितना होगा उसमें सब्ट्रैक्ट कर दिए, 46 हो गया। इसको मोल में कन्वर्ट कर दिया जाए तो H2O 3 मोल और इथेनॉल 1 मोल हो गया। और इथेनॉल का जो मोल फ्रैक्शन होगा, देखिए इथेनॉल के मोलों का जो नंबर है 1, और टोटल कितना होगा 1/3 यानी 1/4, ये निकल गया। सब 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 0.75 वाटर का निकल गया। और ये सॉल्युबिलिटी को कौन कौन सी चीजें यहाँ इफेक्ट डालती हैं उससे संबंधित है। तो ये यहीं पर हम आपको एंड कर दे रहे हैं, और ये आपके हिस्से में आज का हिस्सा यहीं तक कंप्लीट हो रहा है। कल हम पुनः बात करेंगे।